हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्लास अंग्रेजी ज्ञान ऑनलाइन पर। आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की, इसके आइडेंटिफिकेशन को समझते हुए, यानी कि पहचानते हुए कि किस तरीके से हम इस बात को समझ सकते हैं कि दिया गया वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है या नहीं है। तो याद रखिएगा, जब भी किसी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, यी है, ये हैं, आ है, ई है या ए है आता हो, तो उस तरीके का वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही वाक्य होता है। इसके अलावा इस तरह के वाक्य से ये बातें ज़रूर मालूम चलती है कि कोई एक्शन यानी जो भी काम है वो शुरू तो पास्ट में हुआ है, लेकिन उसका प्रभाव वर्तमान समय में भी है। और दूसरा, इस तरह के वाक्य से हमें किसी पूर्ण रूप से पूरा हो चुके एक्शन यानी कि काम के बारे में पता चलता है। तो आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देख लें और समझें कि किस तरीके से हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के टॉपिक में हिंदी में वाक्य दिए जाते हैं जिन्हें हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। तो पहला वाक्य है, हम पुस्तकालय से किताबें ले चुके हैं। इस वाक्य के अंत में चुके हैं आ रहा है, तो ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही वाक्य है। इसी तरीके से दूसरे वाक्य को भी देख लेते हैं। दूसरा वाक्य, मैंने नए कॉलेज में दाखिला ले लिया है। इस वाक्य के अंत में आ है आ रहा है, तो ये वाक्य भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही वाक्य है। ठीक इसी तरीके से, माली बगीचे में पौधों को पानी दे चुका है। बच्चे विद्यालय में फुटबॉल का मैच खेल चुके हैं। तुमने अभी तक होमवर्क पूरा नहीं किया है और तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया है। ये सारे के सारे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही वाक्य है, क्योंकि इनके अंत में या तो चुका है, या तो चुके हैं, या तो आ है, आया है। आइए इसके एग्जाम्पल्स को समझ लेने के बाद, इसके आइडेंटिफिकेशन को समझ लेने के बाद हम सीखते हैं इसके रूल को। सबसे पहले हम इसके पॉजिटिव रूल को और फिर नेगेटिव रूल को डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी तक के अपने टेंस सीरीज में मैंने सभी टेंस के सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के रूल को ही बताया है। इसके पीछे कारण ये है कि जैसे ही हमारा ये टेंस का सीरीज ख़त्म हो जाएगा, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो के ज़रिए एक ऐसा ट्रिक देने वाला हूँ, जिस ट्रिक के ज़रिए आप सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही नहीं, बल्कि जितने भी टेंसेस हैं उनके इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकेंगे। और आपको बार बार हर एक टेंस के दौरान हर एक टेंस के इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव रूल को समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए सीखते हैं पहले इसके पॉजिटिव रूल को। पॉजिटिव रूल में सबसे पहले हमने सब्जेक्ट का यूज़ करना होता है, सब्जेक्ट को लिखना होता है। सब्जेक्ट जिसको हम हिंदी में कर्ता कहते हैं, दिए गए वाक्य में जो भी किसी तरीके का काम कर रहा है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 में उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हमने हैज़ या हैव को लिखना होता है। पॉइंट नंबर 3 में हमने काम को लिखना होता है, वर्ब को लिखना होता है, यानी कि वाक्य में जो भी काम हो रहा है जिसके बारे में बताया जा रहा है उसे ही हमने पॉइंट नंबर 3 में लिखना है। और याद रखना है आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करना है। पॉइंट नंबर 4 में हमने ऑब्जेक्ट को लिखना होता है, और अक्सर मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट जो हैं दिए गए वाक्य में ऑब्जेक्ट को पहचानने में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने अपने पहले के वीडियो में भी बताया और आज भी बता दूं कि जब भी आपको दिए गए वाक्य में ऑब्जेक्ट को समझने में दिक्कत आ जाए, आपको ये समझ नहीं आए कि दिए गए वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है, तो आपने क्या करना है, दिए गए वाक्य में जो भी वर्ब है, जो भी काम वहाँ जिसके बारे में बताया जा रहा है, जिस भी काम के बारे में वहाँ बताया जा रहा है, उसके साथ आपने कुछ प्रश्न पूछने हैं, जैसे क्या, किसे, किसको और किसकी। और इन प्रश्नों को जब आप पूछेंगे तो जवाब में जो भी आपको उत्तर मिलेगा वही आपका ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट के बाद हम रिमेनिंग को लिखते हैं। रिमेनिंग यानी कि ऊपर बताए गए चारों पॉइंट के बाद जो कुछ भी बचा होता है हमने उसे लिखना होता है। आइए नेगेटिव रूल को डिस्कस कर लेते हैं। नेगेटिव रूल में भी सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को लिखना होता है। पॉइंट नंबर 2 में हमने हेल्पिंग वर्ब के तौर पे या तो हैज़ नॉट या फिर हैव नॉट का प्रयोग करना है। पॉइंट नंबर 3 में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखना होता है। पॉइंट नंबर 4 में हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे और सबसे आखिर में हम लिखेंगे रिमेनिंग को। तो आइए रूल को समझ लेने के बाद हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस कर लिया, और वो ये कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हैज़ और हैव का इस्तेमाल हमने किन सब्जेक्ट्स के साथ करना है। याद रखिएगा, अगर आपको सब्जेक्ट के तौर पे ही, सी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचन कर्ता मिल जाए तो वहाँ आपने हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ करना है हैज़ का। और अगर आपको सब्जेक्ट के तौर पे मिल जाए आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन कर्ता, तो आपने वहाँ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ करना है हैव को। ठीक है ना। तो इस तरीके से इसे समझ लेने के बाद आइए हम एक वाक्य देख लेते हैं और उस वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके
देखते हैं कि इसे हमने किस तरीके से सिस्टमेटिक वे से स्टेप बाय स्टेप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। और ये वाक्य सबसे पहले मैं पॉजिटिव सेंटेंस लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, और इसके लिए आप लोगों को ये रूल याद होना बहुत ज़रूरी है। रूल है पॉजिटिव सेंटेंस का, जो प्रेजेंट परफेक्ट का जो रूल है वो है, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को लिखना होता है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हमने हैज़ और हैव को लिखना होता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करना होता है, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं और सबसे आखिर में लिखते हैं हम रिमेनिंग को। तो यहाँ जो वाक्य दिया गया है, ये वाक्य हम पुस्तकालय से किताबें ले चुके हैं, ठीक है। तो आइए इस वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। मैंने क्या बताया, पॉजिटिव सेंटेंस सबसे पहले अपना आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट को। तो ये वाक्य हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, हम पुस्तकालय से किताबें ले चुके हैं। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है, हम, और हम की इंग्लिश क्या होती है, वी, ठीक है ना। फिर पॉइंट नंबर 2 में हमने हेल्पिंग वर्ब को लिखना है, या तो हम हैज़ का प्रयोग करेंगे या तो हैव का, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट के तौर पर हमें वी मिल रहा है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हमने सब्जेक्ट के तौर पे जब हमें वी मिले तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हमने हैव का प्रयोग करना होता है, ठीक है ना। फिर पॉइंट नंबर 3 में हम वर्ब को लिखते हैं, नहीं क्रिया को लिखते हैं। तो देखेंगे इस वाक्य में क्रिया क्या हो रहा है, क्रिया हो रहा है लेना, लेना की इंग्लिश होती है टेक, लेकिन हम टेक को नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमने इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखना है। तो टेक की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है टेकन, तो हमने इससे लिखना है टेकन को। फिर पॉइंट नंबर 4 में हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। दिए गए वाक्य में ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए मैंने क्या कहा था, आपको क्या करना था, वर्ब के साथ क्या, किसे, किसको या किसकी, इनमें से एक प्रश्न पूछना है। तो ये वाक्य हम पुस्तकालय से किताबें ले चुके हैं, हम प्रश्न पूछेंगे हम पुस्तकालय से क्या ले चुके हैं, तो हमें उत्तर मिलेगा किताबें, और यही हमारा ऑब्जेक्ट है जिसकी इंग्लिश होती है बुक्स। उसके बाद सबसे आखिर में हमने क्या लिखना होता है, सबसे आखिर में हम रिमेनिंग को लिखते हैं। तो इस वाक्य में जो रिमेनिंग है, अगर हम वाक्य को एक बार फिर से पढ़ ले, हम पुस्तकालय से किताबें ले चुके हैं, इस पूरे वाक्य में सिस्टमेटिक वे से 1 बाय 1 जो हमने इस सेंटेंस को सॉल्व किया, उसके बाद सबसे आखिर में क्या बच रहा है, सबसे आखिर में बच रहा है पुस्तकालय से। तो पुस्तकालय से की इंग्लिश हो जाएगी फ्रॉम द लाइब्रेरी। इस तरीके से इस पूरे वाक्य की, यानी कि हम पुस्तकालय से किताबें ले चुके हैं, इस पूरे वाक्य की जो इंग्लिश बनेगी वो बनेगी वी हैव टेकन बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी। तो देखा आपने किस तरीके से बड़े ही आराम से हमने पॉजिटिव रूल के जरिए स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 इस तरीके से वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख लिया। तो आइए, जब हम पॉजिटिव सेंटेंस को सीख चुके हैं और हमने पॉजिटिव सेंटेंस को भी देख लिया कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हमने सिस्टमेटिक वे से उसको सॉल्व करना है, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो आइए अब देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस को भी हमने किस तरीके से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इसके लिए आपको ये रूल याद होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमने नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट को लिखना होता है, सब्जेक्ट के बाद हम हैज़ या हैव को लिखते हैं, और हैज़ और हैव के बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने नॉट का प्रयोग करना होता है। उसके बाद हम लिखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म को, उसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट को, सबसे आखिर में हम लिखते हैं रिमेनिंग को, ठीक है ना। तो आइए यहाँ जो वाक्य ये है इसको भी देख लेते हैं। तुमने अभी तक होमवर्क पूरा नहीं किया है, इस वाक्य में नहीं आ रहा है, तो जाहिर तौर पे ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। अब नेगेटिव सेंटेंस के लिए मैंने ये रूल आपको ऑलरेडी बता दिया है। आइए इसको स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक वे से इसको सॉल्व करके देखते हैं, ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो वाक्य दिया था, तुमने अभी तक होमवर्क पूरा नहीं किया। इस वाक्य में हमारा सब्जेक्ट कौन है, इस वाक्य में हमारा सब्जेक्ट है तुमने, तुमने की इंग्लिश होती है यू। उसके बाद हमने पॉइंट नंबर 2 में यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हैज़ या हैव में से किसी एक को, और साथ में लिखना हमें नॉट को। तो यहाँ पे हम देखते हैं सब्जेक्ट के तौर पे हमें क्या मिला, यू, यू के साथ हम यूज़ करते हैं हैव को, यू के साथ हम लिखते हैं हैव को एज ए हेल्पिंग वर्ब, लेकिन क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो हमने हैव के तुरंत बाद क्या लिखना है, नॉट, तो हमने यहाँ लिखना है हैव नॉट, ठीक है ना। फिर पॉइंट नंबर 3 में हम वर्ब को लिखते हैं, वर्ब यानी किया गया काम या जो भी जिस भी काम के बारे में, क्रिया के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ इस वाक्य को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी क्रिया जो वर्ब है पूरा करना की इंग्लिश होती है कंप्लीट, लेकिन हम कंप्लीट को नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखना है, इसलिए कंप्लीट की जो थर्ड फॉर्म हो जाएगी कंप्लीटेड, हमने इसको यहीं पर लिखना है, यानी कि कंप्लीट ना लिख के हमने कंप्लीटेड लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, और ऑब्जेक्ट के बारे में आपको बता चुका हूँ कि ऑब्जेक्ट के लिए हमने क्या करना था, जो भी वाक्य में वर्ब है, जिस भी क्रिया के बारे में बात की जा रही है, जो भी वर्ब है उसके साथ हमने ये सवाल पूछना होता है क्या, किसे, किसको और किसकी। तो आइए इस वाक्य को पढ़ते हैं और अपने ऑब्जेक्ट को ढूंढने की कोशिश करते हैं। वाक्य है, तुमने अभी तक होमवर्क पूरा नहीं किया है। तो हम ये पूछेंगे तुमने अभी तक क्या पूरा नहीं किया है, तो जवाब मिलेगा होमवर्क, और यही हमारा इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, इसके बाद हम लिखते हैं रिमेनिंग को, यानी कि आखिर में जो कुछ भी बच रहा है। तो इस पूरे वाक्य को अगर पढ़ेंगे तो हमें मालूम चलेगा इस वाक्य में जो बचा है वो है अभी तक, जिसकी इंग्लिश होती है येट। इस तरीके से सिस्टमेटिक वे से स्टेप बाय स्टेप इन सभी को देखने के बाद, इन सभी चीज़ों को समझने के बाद हमारा जो वाक्य है, तुमने अभी तक होमवर्क पूरा नहीं किया है, इसकी जो इंग्लिश बनी वो बनी यू हैव नॉट कंप्लीटेड होमवर्क येट, ठीक है ना। तो इस तरीके से बड़े ही आराम से हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को भी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख लिया। आइए अब प्रैक्टिस करते हैं इस पॉजिटिव सेंटेंस के रूल को और नेगेटिव सेंटेंस के रूल को यूज़ करते हुए कुछ वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए। तो पहला यहाँ जो वाक्य वह प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीत चुका है। तो क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो हमने पॉजिटिव सेंटेंस का यह रूल यूज़ करना है। वह प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीत चुका है, इसमें सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को लिखना होता है, और सब्जेक्ट है यहाँ पे वह की इंग्लिश होती है ही, जो मैंने यहाँ लिख दिया है। उसके बाद हमने लिखना होता है
हैज़ या हैव को, तो ये इस वाक्य में हमारा जो सब्जेक्ट है वो है ही के साथ हमने हैज़ का यूज़ करना होता है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे हैज़। तो ये वाक्य यहाँ तक बना ही हैज़। उसके बाद हमने पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होता है। इस वाक्य में जो हमारा वर्ब है, जो काम, जिस काम के बारे में बात की जा रही है वो है जीतना। जीतना की इंग्लिश होती है विन, लेकिन हमें इसके थर्ड फॉर्म को यूज़ करना है, तो विन की थर्ड फॉर्म हो गई वॉन। तो इस तरीके से यहाँ तक वाक्य बना ही हैज़ वॉन। इसके बाद हमें पॉइंट नंबर 4 में ऑब्जेक्ट को लिखना होता है। इस वाक्य में हमारा ऑब्जेक्ट है क्या है, इसको पता करने के लिए हमने क्या सवाल करना है, हमने एक प्रश्न पूछना है क्या, किसे, किसको या किसकी वर्ब के साथ। तो इस वाक्य में जो हमारा वर्ब है वो है जीतना। जीतना की इंग्लिश जीतना, तो जीतने के साथ हमने क्या करना है, जीतने के साथ हमने पूछना है ये प्रश्न। तो हम प्रश्न पूछते हुए प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीत चुका, हम पूछेंगे वह प्रतियोगिता में क्या जीत चुका है, तो आपको मालूम चलेगा प्रथम पुरस्कार, जिसकी इंग्लिश होती है द फर्स्ट प्राइज, और मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या, तो हमने सबसे आखिर में क्या लिखना था, सबसे आखिर में हम लिखते हैं रिमेनिंग को। तो इस वाक्य में रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग बच रहा है प्रतियोगिता में, जिसकी इंग्लिश होती है इन द कंपटीशन। इस तरीके से ये वाक्य जो है वह प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीत चुका है, इसकी इंग्लिश बनेगी ही हैज़ वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द कंपटीशन। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इस बात को समझ चुके हैं कि भाई किस तरीके से हमने इस वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आइए अब अगले वाक्य को भी देख लेते हैं। दूसरा वाक्य, हम श्रीमान शर्मा जी से कार्यक्रम में मिल चुके हैं। तो इस वाक्य में क्योंकि ये वाक्य भी एक पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हमने यहाँ भी पॉजिटिव सेंटेंस का रूल यूज़ करना है। यहाँ सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, यहाँ हमारा सब्जेक्ट है हम की इंग्लिश होती है वी, मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। फिर पॉइंट नंबर 2 में हमने हैज़ या हैव का यूज़ करना होता है, क्योंकि हम की इंग्लिश वी होती है और वी के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ करना होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया हैव। ठीक है ना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हमें मालूम चलता है कि यहाँ इसके बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। यहाँ जो वर्ब है, जिस काम के बारे में बात की जा रही है वो है मिलना। मिलना के लिए होती है मीट, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, इसलिए हम मीट ना लिखकर यहाँ पे लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो जाएगी मैट। ठीक है ना। तो यहाँ तक जो आंसर बना वो बना वी हैव मैट। ठीक है, तो यहाँ तक जो हमारा वाक्य बना वी हैव मैट। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर देखते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है इस वाक्य में क्या है। ऑब्जेक्ट के लिए फिर हमने सवाल पूछना है कि हम श्रीमान शर्मा जी से एक कार्यक्रम में मिल चुके थे। हम पूछेंगे कि हम कार्यक्रम में किससे मिल चुके हैं, तो जवाब आएगा श्रीमान शर्मा जी से, जिसकी होती है मिस्टर शर्मा, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है। इसके बाद हमें लिखना होता है सबसे रिमेनिंग को, जो कि सबसे आखिर बचा होता है। तो वाक्य हम फिर से पढ़ लेते हैं। हम श्रीमान शर्मा जी से कार्यक्रम में मिल चुके हैं, तो इसमें बचा हुआ एक कार्यक्रम में, जिसकी इंग्लिश होती है एट एन इवेंट। इस तरीके से इस पूरे वाक्य का जो इंग्लिश बना वो बना है वी हैव मेट मिस्टर शर्मा एट एन इवेंट। इस तरह से तीसरे वाक्य को देख लेते हैं। तीसरा वाक्य, मेरे दोस्त ने मुंबई में एक फ्लैट खरीदा है। ये वाक्य भी पॉजिटिव सेंटेंस है। सबसे पहले हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट है यहाँ पर मेरे दोस्त, तो मेरे दोस्त की इंग्लिश होती है माई फ्रेंड, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पर या तो हैज़ का इस्तेमाल करना है, यहाँ हैव का इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहाँ मेरे दोस्त यानी एक सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैज़ का इस्तेमाल करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हैज़। उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म को। यहाँ जो काम हो रहा है, जिस वर्ब के बारे में बताया जा रहा है, जिस क्रिया के बारे में बताया जा रहा है वो है खरीदना। खरीदना के लिए बाई, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, तो बाई की थर्ड फॉर्म हमने लिख दी है यहाँ पे बॉट। ठीक है ना। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में हमने ऑब्जेक्ट को लिखना होता है। फिर हम यहाँ सवाल पूछेंगे और हमें ढूंढना है अपने ऑब्जेक्ट को सवाल पूछने के जरिए। तो मैं पूछूंगा मेरे दोस्त ने मुंबई में क्या खरीदा, तो आंसर मिलेगा हमें एक फ्लैट, जिसको मैंने यहाँ लिख दिया, जो कि हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना। उसके बाद सबसे आखिर में रिमेनिंग को लिखते हैं। तो इस पूरे वाक्य में आखिर में क्या बचा रहा, आखिर में बचा रहा मुंबई में, जिसकी इंग्लिश होती है इन मुंबई। इस तरीके से पूरा वाक्य बनकर आया माई फ्रेंड हैज़ बॉट अ फ्लैट इन मुंबई। ठीक है ना। आइए पॉजिटिव सेंटेंस को डिस्कस कर लेने के बाद हम नेगेटिव सेंटेंस को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ जो नेगेटिव सेंटेंस है वो है तुमने अभी तक असाइनमेंट जमा नहीं किया है। तो क्योंकि यहाँ नहीं है तो ज़्यादातर पे ये नेगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले हमने यहाँ पर भी सब्जेक्ट को लिखना होता है। नेगेटिव सेंटेंस के रूल में भी हमने सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना होता है। तो हम यहाँ अपने सब्जेक्ट को लिखेंगे। हमारा सब्जेक्ट यहाँ तुमने की इंग्लिश होती है यू, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है यू। उसके बाद हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हैव नॉट या हैज़ नॉट का प्रयोग करना है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यू के साथ जब भी हमारे पास सब्जेक्ट के तौर पे यू आए तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हमने वहाँ हैव का यूज़ करना है। तो ये हमने हैव लिख दिया, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो हमने यहाँ हैव के साथ नॉट भी लिख दिया है। उसके बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखना है। यहाँ जो जिस क्रिया के बारे में बात की जा रही है वो जमा करना। जमा करने के लिए होती है सबमिट, लेकिन हमें यहाँ थर्ड फॉर्म लिखना है, इसलिए सबमिट की थर्ड फॉर्म लिख दिए सबमिटेड। ठीक है ना। तो यहाँ तक वाक्य बना है यू हैव नॉट सबमिटेड। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में हमने ऑब्जेक्ट को लिखना होता है। ऑब्जेक्ट के लिए फिर आपने ये पूछना है कि क्या, किससे, किसको, वर्ब के साथ। तो हम पूछेंगे कि तुमने अभी तक क्या जमा नहीं किया है, तो आपको जवाब मिलेगा असाइनमेंट, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है और मैंने इसी को यहाँ पर लिख दिया है।
उसके बाद हमें सबसे आखिर में लिखना होता है रिमेनिंग को। इस पूरे वाक्य को अगर पढ़ेंगे ढंग से तो आपको मान चलेगा कि यहाँ जो बचा है वो है अभी तक, जिसकी इंग्लिश होती है अभी तक, जिसकी इंग्लिश होगी येट। तो इस तरीके से पूरा वाक्य जो तुमने अभी तक असाइनमेंट जमा नहीं किया है जिसकी इंग्लिश बनी वो बनी है यू हैव नॉट सबमिटेड असाइनमेंट येट। ठीक है ना। इस तरीके से हम पांचों वाक्य को पढ़ लेते हैं। पांचों वाक्य आपने अभी तक यह कहानी नहीं पढ़ी है तो हमने ये भी नेगेटिव सेंटेंस, तो हमने नेगेटिव सेंटेंस का ही रूल यहाँ यूज़ करना है। तो आपने की इंग्लिश होती है यू, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, ये हमने लिख दिया आपने की इंग्लिश यू। ठीक है ना, ये हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद हमने लिखना होता है हैव नॉट या हैज़ नॉट, क्योंकि यू के साथ हैव का यूज़ करते हैं तो हमने हैव का यूज़ किया और नेगेटिव सेंटेंस हमने नॉट लगा दिया, तो यहाँ तक बना है यू हैव नॉट। उसके बाद हमने लिखना होता है वर्ब को, और वर्ब के में थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो यहाँ जो वर्ब जिस क्रिया के बारे में बात की जाए वो पढ़ना के लिए रीड, और इसकी थर्ड फॉर्म भी होती है, स्पेलिंग तो सेम रहेगी READ, लेकिन पढ़ेंगे इसको रेड, तो ये हो जाएगी, अब बन जाएगी रेड। तो यहाँ तक हमारा आंसर बना यू हैव नॉट रेड। उसके बाद हमें लिखना होता है ऑब्जेक्ट को। इस पूरे वाक्य में देखेंगे ऑब्जेक्ट को, पहचानेंगे कि क्या है, तो हमें पूछेंगे सवाल, पूछना है आपने अभी तक क्या नहीं पढ़ा है, तो आपको मालूम चलेगा, उत्तर मिलेगा यह कहानी जिसकी इंग्लिश होती है दिस स्टोरी, यही हमारा ऑब्जेक्ट है। और आखिर में बचा है अभी तक। पूरे वाक्य को पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा अभी तक, तो अभी तक इंग्लिश होती है येट। इस तरीके से इस वाक्य की इंग्लिश जो बनी है ये बनी है यू हैव नॉट रेड दिस स्टोरी येट। ठीक है ना। अब पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस को डिस्कस कर लेने के बाद आइए हम डिस्कस करते हैं ऐसे वाक्य को जिसमें हमें कई बार ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है, और ऐसे वाक्य को जिसमें कई बार हमें रिमेनिंग नहीं मिलता है। मैं आपको बता दूं कि कई बार हमें दिए गए वाक्य में ऐसे सेंटेंस मिलते हैं जिसमें कई बार ऑब्जेक्ट नहीं मिलता और कई बार हमें रिमेनिंग नहीं मिलता है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपने इतना काम करना है कि बाकी रूल को तो वैसे का वैसा यूज़ करना है, लेकिन जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट ना हो आपने सिर्फ ऑब्जेक्ट को नहीं लिखना, उसके बाद रिमेनिंग को लिख दीजिए, और जिस वाक्य में रिमेनिंग ना हो तो उस वाक्य में सिर्फ ऑब्जेक्ट तक लिख दीजिए। ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, छठे वाक्य और सातवें वाक्य के दौरान के जरिए उसको देख लेते हैं। तो छठा वाक्य मेरा भाई अभी तक नहीं जगा है। इस वाक्य में देखिए, इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है ना, ये विदाउट ऑब्जेक्ट है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। और मेरा भाई, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट सबसे पहले क्या है, मेरा भाई, तो मेरा भाई की इंग्लिश होगी माई ब्रदर। ठीक है ना। उसके बाद क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो हमने हैज़ नॉट या हैव नॉट का यूज़ करना है। माई ब्रदर यहाँ एक सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है, एक वचनकर्ता के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ हमने हैज़ का यूज़ करना है। और नेगेटिव सेंटेंस है तो हम ये लिखेंगे हैज़ के साथ नॉट, तो ये लिख दिया मैंने हैज़ नॉट। उसके बाद हमने लिखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म को, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि यहाँ पे जो जिस काम के बारे में बात की जा रही है जगना है, जगना की थर्ड फॉर्म हो जाएगी वॉक। ठीक है, वॉकन, तो हमने यहाँ लिख दिया वॉकन अप, जगना हो गया वॉकन अप। उसके बाद आखिर में जो बच रहा है इस वाक्य में वो बच रहा है अभी तक, तो अभी तक इंग्लिश होगी येट। इस तरीके से मेरा भाई अभी तक नहीं जगा है, इसकी इंग्लिश होगी माई ब्रदर हैज़ नॉट वॉकन अप येट। ठीक है ना। तो इस वाक्य में क्या है, इस वाक्य में हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिला है। ठीक है ना, येट हमारा रिमेनिंग है। तो इस तरीके से हमने इस वाक्य को बड़े आसानी से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। आइए अब एक ऐसे वाक्य को देखते हैं जिसमें कोई रिमेनिंग नहीं है। तो ये वाक्य है उसने आम खरीदे हैं। ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, हमने पॉजिटिव सेंटेंस का रूल यूज़ करना है। उसने की इंग्लिश होती है ही हमने यहाँ लिख दिया है, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है तो हमने हैज़ या हैव का यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। ही के साथ हैज़ आता है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हैज़। उसके बाद हमें क्या यूज़ करना है, हमें यूज़ करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे जो काम हो रहा है वो है खरीदना, खरीदना बाय, इसकी थर्ड फॉर्म होती है बॉट। और आप देखें कि यहाँ इस वाक्य में अब हमारा ऑब्जेक्ट ढूंढना है। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है आम। मैंने क्या खरीदे हैं, तो मैंने आम खरीदे, तो ये आम की इंग्लिश होगी मैंगोस। और इसके बाद आखिर में कुछ भी नहीं बचा तो हमने कुछ भी नहीं लिखना। इस तरीके से उसने आम खरीदे हैं कि का जो इंग्लिश बना वो है ही हैज़ बॉट मैंगोस। और मेरा भाई अभी तक नहीं जगा, ये छठा क्वेश्चन, छठा वाक्य जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, कि उसका जो इंग्लिश बना वो बना माई ब्रदर हैज़ नॉट वॉकन अप येट, क्योंकि इस वाक्य में येट जो आखिर में आ रहा है वो रिमेनिंग है और इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इस तरीके से बड़े ही आसानी से आप लोगों ने समझ लिया कि किस तरीके से आपने हिंदी से इंग्लिश और हिंदी से इंग्लिश में वाक्य को ट्रांसलेट करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के टॉपिक के दौरान। तो हर बार की तरह आप लोगों के लिए मैं यहाँ एक बार फिर से कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मैं चाहूँगा कि इन क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से पढ़ लें, इनका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इन वाक्यों के हिंदी से इंग्लिश में आप इनको ट्रांसलेट करिए और इनका आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स पर। और जैसे ही आप इसे कमेंट बॉक्स पे अपलोड कर देंगे उसके तुरंत बाद मैं आपको इनका आंसर, आपके आंसर को चेक करके उनका फीडबैक जितनी जल्दी हो सके वो आपको दे दूंगा, जिससे आपको आपकी गलतियों के बारे में पता चल सके। ठीक है ना। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।